हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। मैट्रिक्स के 4 लेक्चर के वीडियोस आपके पास भी पहुंच भी गए होंगे। कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर अगला लेक्चर अभी नहीं हो पाया, तो बच्चा कुछ लाइट्स का कट वगैरह था, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। आज हम मैट्रिक्स के 5th लेक्चर को लेकर के आए हैं आपके पास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में, है ना। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, उसी पे बात किया जाए। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कैसा होगा, आते हैं इसको देखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। इसमें 2 तरीके के इक्वेशंस होते हैं, एक को बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस और दूसरे को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस कैसा दिखता है, होमोजीनियस कैसा दिखता है, आते हैं पहले इन दोनों को देख लेते हैं। लेट, यहाँ पे लिखते हैं लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, ऐसा, राइट। ये 3 इक्वेशन लिया, 3 अननोन्स, है ना। और यहाँ पे ये जो है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो होगा हमारा पूरा, ये होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन होमोजीनियस, या यहाँ पे नॉन होमोजीनियस, ठीक। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा जो है नॉन होमोजीनियस है। अब यहाँ पे इसको हम होमोजीनियस बना लेते हैं। होमोजीनियस कैसा होगा, इफ d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर जो होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, homogeneous system of linear equation, that is a1x b1y c1z equals to 0, a2x b2y c2z equals to d0, ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट a3x b3y c3z इक्वल्स टू 0, राइट। सॉल्व करने का अपना तरीका होता है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक इसमें ना एक अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड में, जो बच्चे 12th में होंगे उनके बोर्ड्स के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आता है, जो कि हायर मार्क्स का होता है। और कंपटीशन में जो जेई का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नंबर ऑफ सोल्यूशन से एक सोल्यूशन है ना, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन और मोर देन 1 सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं फाइनेटली मेनी, और एक होता है इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस। तो उसको चेक करने के लिए हम आगे इसमें बात करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें एक जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का होगा, उसको हम एक मैट्रिक्स में ऐसे लिखेंगे ए, जिसमें लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। एक्चुअली सबसे ज़रूरी जो बात है इसमें वो ये है कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से जो इनके एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स है
उसको हम जो है एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें ए को लिखेंगे, इसमें सारे एलिमेंट्स हमने इनके कोफिशिएंट्स को के लिख दिए। अब आते हैं जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा एक्स, जो इसमें मल्टीप्लाई है, ये है एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई और जेड। तीसरा जो होगा बी होगा, बी में क्या लिखेंगे, बी में आएगा आपका D1 D2 और D3, राइट। ये जो मल्टीप्लाई होके जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है ax इक्वल्स टू बी, ax इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, और ये 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, ये भी किसने की है, 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स है। तो हम अपन जो है क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो ax आएगा वो 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स होगा, जिसको हम b से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब आगे जब आते हैं तो x की जो वैल्यू होगी, जो x आएगा, जो x y z की वैल्यू आप निकालेंगे, x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b। हमने b a इनवर्स क्यों नहीं लिखा, तो देख लेते हैं। a इनवर्स b मतलब a इनवर्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 इंटू 3 का, राइट। b का जो 3 इंटू 3 का इसका ऑर्डर होगा, और जो b का ऑर्डर होगा, b का ऑर्डर वो 3 इंटू 1 का होगा, इसलिए ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो और x का जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू 1 का, जिससे हम की कंपेयर कर सकते हैं। तो x y z की वैल्यू हमें निकालनी है। आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि x y z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ओके, नेक्स्ट, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। 3x प्लस 2y, 3x प्लस y प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 3, ये हमने लिख लिया। अब x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो जरूरी क्या है कि a लिखना है, और a का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा जबकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो आएगी। जैसे इसको हमने लिख दिया 1 2 3 और 2 3 1 3 1 2, राइट। ये हमारा a हो गया, और x में हमने लिख दिया यहाँ पे x y और z। x में मैंने ये लिख दिया x y और z, ये हमारा x हो गया, ठीक। और यहाँ पे हमने b को भी लिख दिया, b ये है हमारा 1 2 और 3, राइट। x y z की वैल्यू हम चल रहे हैं अब फाइंड आउट करने। तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1, इसका मल्टीप्लाई 6 माइनस 1 5 माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 3 1 प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 9 माइनस 7, राइट, माइनस 7 माइनस ऑफ 7, राइट। तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2, इसका कितना आया था 4 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 आया कितना, माइनस 16, ठीक है। साइन में 23 माइनस 5 18 होगा ना जी, 18 माइनस 18 माइनस ऑफ 18, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
विच इज नॉन जीरो, जो कि जीरो नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। अगर ऐसा होता है तो इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर्स की जरूरत पड़ती है। तो माइनर्स ऑफ ए, माइनर्स ऑफ ए का माइनर निकालते हैं। जितने एलिमेंट है उतने माइनर्स हमारे आएंगे। 1 का माइनर कितना होगा, 6 माइनस 1 5, 1 का माइनर आ गया 5। 2 का माइनर कितना होगा, 2 का माइनर हो गया 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, राइट। 3 का माइनर कितना होगा, तो ये हो गया 2 माइनस 9 माइनस 7, माइनस 7 इसका माइनर आ गया, राइट। अब चलो बच्चों इस 2 का माइनर निकालते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 आ गया कितना 1, ठीक। अब इस 3 का माइनर निकालते हैं। 3 का माइनर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 9 माइनस 7, माइनस 7, ठीक। अब इस 3 का माइनर कितना हो गया, माइनस 7 हो गया। अब इस 1 का माइनर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 5, ठीक। अब आते हैं 3 का माइनर 2 माइनस 9 माइनस 7, राइट। इस 1 का माइनर 1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 5। और 2 का माइनर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1। ये आ गया माइनर्स ऑफ ए के सारे माइनर्स निकल गए। 9 एलिमेंट थे, 9 माइनर्स इसके आए। और इसके बाद क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है ना। कोफैक्टर्स ऑफ ए का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको फार्मूला मैंने बताया था, -1 का पावर में i प्लस जे अगर लिख देंगे, है ना, इंटू माइनर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू माइनर्स, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका क्या, कोफैक्टर आ गया। अब इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। तो चलिए कोफैक्टर लिख देते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू, साइन को चेंज कर देते हैं, 5 माइनस 1 माइनस 7, ठीक। साइन को कैसे चेंज किया हमने, इसको देख करके जो हमारा ये बना हुआ है। अब यहाँ की साइन माइनस क्यों है, क्योंकि -1 का पावर 3 हो जाएगा जो कि निगेटिव आएगा। चलो ये हो गया -7 और ये हो गया 5, -7 5 और -1। ये आपके कोफैक्टर्स आ गए, ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, आओ कर देते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 5 -1 -7 -1 -7 और 5, ठीक, -7 5 और माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट। और जो ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब सब जो है -1/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दैट इज, या ऐसे लिख देते हैं, -1/18 -1/18 ठीक है ना। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट आया है -18, हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पे हम इस एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5
-1 माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 7 5 माइनस ऑफ 7 5 माइनस ऑफ 1, राइट। ये हमने पूरा ए इनवर्स हमने कैलकुलेट कर दिया है। ए इनवर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारा होता है क्या, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारा निकल गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकल गया तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स हमने अभी इसके पहले वाले में आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, ए इनवर्स में b का मल्टीप्लाई कर दें वो हमारा x आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। 5 माइनस 1 माइनस 7 यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 माइनस 1 माइनस 7 1/18 साइन है निगेटिव, राइट। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा है -1 माइनस 7 5 माइनस 1 माइनस 7 और 5। तीसरा दिया हुआ है, तीसरा -7 5 माइनस 1 -7 5 माइनस 1 -7 5 माइनस 1, राइट। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है b का हमें मल्टीप्लाई करना है। b है 1 2 और 3। इसको हम कंपेयर किससे कर देंगे, जो x y z था हम उससे कंपेयर कर देंगे। इसको कंपेयर हम किससे कर देंगे, x y और z जो है इससे हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, क्या ही करना है। 1 का मल्टीप्लाई 5 में -1/18 को हमने बाहर छोड़ दिया, -1/18, राइट। 1 को और -1/18 मल्टीप्लाई होगा ना तो इसके हर में मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं किसी एक एलिमेंट में होगा। तो ये आ जाते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 5 माइनस 2 माइनस 21, ठीक। और आगे कितना हो जाएगा, ये तो पहला एलिमेंट आ गया। फिर आ गया इतना -1 और -14 और +15, राइट। अब आ गया यहाँ पे कितना आएगा, -7 +10 -3। कितना अच्छा कैलकुलेशन आ गया। दैट इज योर x y एंड z, राइट। ये तो बहुत ही खूबसूरत कैलकुलेशन हो गया। ये हो गया -21 और -23 -5, और तो ये आ गया -18 बाई माइनस, तो ये आ जाएगा 1। x इक्वल्स टू आ गया आपका 1। क्या बढ़िया बात आ गया कैलकुलेशन, ओके। y की वैल्यू निकालते हैं। 14 - 1 15 -15 आ गया 0। y इक्वल्स टू आ गया 0। वाओ। z ये भी देखो 0 हो गया, -7 -3 और +10 ये भी हो गया, z इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप चेक कर सकते हैं, किसी को भी चेक कर सकते हैं, किसी भी अब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 रख करके आप वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं क्या आपके रिस्पॉन्स सही आए हैं या नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पे रख करके भी चेक कर सकते हो। जैसे देखो x को 1 रख दिया, y को 0, z को 0 आ गया 1। x को 1 रख दिया, ये 0 आ गया 2। बहुत बढ़िया, क्या कैलकुलेशन। ये तो मैंने अपने मन से ही ये क्वेश्चन लिख दिया था, लेकिन इसका कैलकुलेशन कितना अच्छा आया है ना। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू आल्सो 0। तो ये आपके जो निकल के आए वो x y z के जो वैल्यूज़ हैं जो आपके आएंगे और जो आपके इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो ये हमारे रहे जिनसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो नॉन होमोजीनियस पार्ट हमने पढ़ा, उसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के मैट्रिक्स मेथड को हमने जाना और एक क्वेश्चंस भी उस पर सॉल्व कर दिए जो कि बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ। अब आते हैं, बात करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है। जैसे तो अभी तो ये लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें 3 अननोन्स होंगे और
उनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालना है। एक तो ऐसा होता है कि 3 अननोन्स होते हैं, तो हमें अगर 3 इक्वेशंस दिए होते हैं तो हम करते क्या है कि 1 2 को एक बार सॉल्व कर देते हैं, 2 3 को एक बार सॉल्व कर देते हैं, 1 3 को एक बार सॉल्व कर देते हैं, तो वो जो है हमारा एक्स वाई जेड वैसे भी निकल जाता है। लेकिन मैट्रिक्स मेथड से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे इफ़ 3 अननोन्स आर गिवन एंड 3 इक्वेशंस आर गिवन। तो उसके लिए मैट्रिक्स मेथड बड़ा ही अच्छा होता है, जिससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो बच्चे 12th वाले होंगे इसको जो है इस क्वेश्चन को और इस मेथड को बहुत ही ध्यान से कर लेंगे, क्योंकि ये जो है उनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के उद्देश्य से, और अब जो बताने जा रहे हैं वो आपके जेई के उद्देश्य से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप इसको करिएगा जरूर। चलिए बात करते हैं देर न करते हुए कि अगर हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो आते हैं उसी पे बात करने के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो दो तरीके से सॉल्व करें, एक डिटर्मिनेंट मेथड भी है ना, जिसमें क्रैमर्स लॉ आपको बताया जाएगा कि डिटर्मिनेंट के मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको जो है आपके मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड तो आपने देख लिया, अब डिटर्मिनेंट बताएंगे तो उसमें जो है और भी सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बहुत सारे पार्ट तो हमने इधर ही डिस्कस कर दिए, जैसे माइनर्स, को फैक्टर्स, एडजॉइंट, इन्वर्स, ये सब आपके डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में दिया हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स की बात सारा करते हुए हमारा अपना प्लान है, अपने हिसाब से हम चलते हैं, तो हमने पहले ही इसको कर लिया। और आते हैं बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। कितना बढ़िया लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों मैं आपको बताऊं कि जेई में इस जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें लगता है कि हर एक सेट में ही आता ही रहता है, मॉर्निंग इवनिंग हर में रहता है, दिख ही जाता है। तो आते हैं बात करते हैं इसका वर्किंग रूल जो हमने बना रखा है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल क्या है? पहला काम करेंगे, फर्स्ट जो काम आपको करना है यहाँ पे फाइंड या कैलकुलेट, फाइंड से ज़्यादा अच्छा लगता है, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। पहला काम आपको यही करना है कि हमने ए के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है। तो आते हैं कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। तो इससे क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना सर, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए not equal to 0, then the system of linear equation, has exactly one solution, right? If determinant of A is not equal to 0, then the system of linear equation has exactly one solution, unique solution भी बोल सकते हैं आप, ब्रैकेट में लिख लेना, unique solution भी होगा, that is x equals to A inverse of B, ब्रैकेट में लिख लेंगे consistent, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक इक्वेशन हो,
या एक से ज़्यादा इक्वेशन हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, सॉरी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात करते हैं। अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो गया, ठीक है ना, देन कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी, है ना। अगर वो 0 हो गया तब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा कैलकुलेट करना होगा। फिर क्या होगा सर, अब यहां मैं लिख देता हूं, इफ एडजॉइंट ऑफ ए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं हुआ, देन बाकी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि पहला क्या होगा, अगर ये 0 हो गया तो कैलकुलेट करना है इसको, राइट। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो, देन द सिस्टम ऑफ linear equation has infinite number of solution, wow, that is, ब्रैकेट में लिख लेना या यहाँ पे लिख देते, दैट इज, यहाँ पे ऐसे लिख, इनकंसिस्टेंट, दैट इज नहीं लिखेंगे, है ना, दैट इज नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। ये सोल्यूशन हो गया, ओह क्या हो गया ये, हाँ चलो सही है, हाँ, दैट इज जो होगा ये नो सोल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। अगर ऐसा नंबर नेक्स्ट होगा, यहां मैं लिख देता हूं डी वाला पार्ट, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinite number of solutions, that is ठीक है ना, कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट होगा। तो मैंने आपको आज बताया जो उसमें क्या क्या था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हमने बात की, जिसमें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो तरीके के, जो एक था होमोजीनियस और एक था नॉन होमोजीनियस। इन दोनों पे हमने बात की। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, तो आते हैं प्रीवियस, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके। ये जो होगा ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होंगे, और ये हमारा जो है होमोजीनियस इक्वेशन होगा, जिसमें d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने इसमें मैट्रिक्स मेथड से जो सॉल्व करने का तरीका है उसको जाना। और इसमें पहले मैंने एक मैट्रिक्स A बनाया, दूसरा X और तीसरा हमने B बनाया, और हमने एक फार्मूला के तहत AX इक्वल्स टू B ऐसा लिखा कि ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। और सॉल्व करने के लिए हमें x की जो वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू ये AX इक्वल्स टू B, तो x इक्वल्स टू A इन्वर्स ऑफ B हमने लिखा। हमने B A इन्वर्स क्यों नहीं लिखा, शायद हो सकता है मैंने नहीं बताया हो। x इक्वल टू हमने ये क्यों नहीं लिखा, x इक्वल्स टू B A इन्वर्स, क्यों? क्योंकि ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए सुटेबल नहीं था।
क्योंकि इनके ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होंगे, करके देख लेते हैं। एक्स का ऑर्डर जो है वो 3 × 1 का है। बी का ऑर्डर यहाँ पे पता ही है, बी का ऑर्डर हमारा ये है 3 × 1 का है। और ए इनवर्स का ऑर्डर जो आएगा, ए इनवर्स का जो ऑर्डर आएगा वो 3 × 3 का आएगा, जिसमें कि ये मल्टीप्लाई के योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स वो 1 है, जो कि इसमें नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी, अगर पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो से अगर मैच करते हैं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये वाली बात जो है हमारी गलत हो गई। इसका मतलब ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा, जो कि बड़ा बेहतरीन कैलकुलेशन इसमें निकल के चलाया, तो मैं तो अपने मन से लिखा था। तो a = जिसमें ये लिखा है ना, तो इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे कि पीछे हमने देखा कि ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, उसमें बी का मल्टीप्लाई करना। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन पहले करना होगा। उस ए का हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो -18 आई। फिर हमने क्या किया कि इस जो ए था, इसका इन्वर्स निकालने के लिए बेसिक जो कैलकुलेशंस है, जिसमें माइनर्स है, कोफैक्टर्स है, एडजॉइंट है ना, तो हमने माइनर्स निकाला, उस ए का कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर निकालने के लिए जो फार्मूला मैंने बताया था, -1 का पावर i + j × माइनर्स, तो उस फार्मूले के मतलब इस साइन के साथ हमने यहाँ पे कोफैक्टर को भी लिख लिया है, कोफैक्टर हमने लिख लिया। फिर एडजॉइंट को हमने लिखा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, पहले वाले क्लास में मैंने बताया भी था। इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरा, जब इन्वर्स निकालेंगे तो दैट इज एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, मीन्स a इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज -1/18। बाकी सब कैलकुलेशन आपको लिखा हुआ है। बच्चे जो नोट्स बनाना चाह रहे हैं, देखो दो चीज़ें होंगी, आप बाद में भी नोट्स बना सकते हो, साथ साथ में भी बना सकते हो, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस समय आप अगर नोट अपना प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से नोट्स भी बन जाएंगे। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और आगे बातें करते हैं। ये हमने कैलकुलेट किया, x y z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई 1 आई, y की जो वैल्यू आई 0 आई, z की जो वैल्यू आई वो आपकी 0 आई। और आप चलेंगे जब इक्वेशन में आप देखेंगे, तो इस इक्वेशन में आप देखिए भी x की वैल्यू 1, y की 0, z की 0, तो कितना आया हमारा? आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया। यहाँ भी x = 1 डाला तो ये 2 हो गया, ये 0 ये 0, तो अब हमारा इक्वेशन फिर सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू को 1 डाल दिया, 0 0, तो ये भी इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। जो कि x y z की वैल्यू आई वो x = 1, y = 0 एंड z = 0। आते हैं और आगे बात करते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको पढ़ने के बाद सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमें कोई भी ऐसा इक्वेशन दिया है और बोले कि इसके उसमें मान लेते हैं कहीं z की जगह या x की जगह लैम्डा यूज़ कर दे, म्यू यूज़ कर दे, तो पूछेगा कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके कितने नंबर आप सोल्यूशन होंगे, या आप बोल देगा ये कंसिस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे? कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना होगा? कंसिस्टेंट है तो आपको पहले तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना ही करना है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट a ≠ 0 है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके एक सोल्यूशन होंगे, है ना, और x = a इनवर्स भी, जैसा कि इस तरीके से हम उसे कैलकुलेट भी कर पाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम तुरंत पहले इस पे आ जाएंगे, ये वाला जो है कि देखेंगे कि ऐसा हो रहा है क्या, एडजॉइंट a × b निकालना ही है। अगर एडजॉइंट a × b आ जाता है कि अगर वो 0 है तो तुरंत हम उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कह देंगे, वो भी कंसिस्टेंट होगा, वो है ना, एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो, ये इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। फिर जो एडजॉइंट a × b निकालें, अगर वो नॉन जीरो आता है, मीन्स डिटर्मिनेंट a = 0 एंड एडजॉइंट a × b इज नॉन जीरो, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट। बच्चों होप सो कि आपको आज का जो क्लास होगा
हुआ होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो इस पे कुछ क्वेश्चंस और भी कराएंगे आपको, और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, राइट। जो बच्चे 12th क्लास में जो वीडियो को देख रहे हैं या क्लास को डायरेक्टली देख रहे हैं, उनके लिए है कि 12th के बच्चे XYZ जो केवल 12th में अपना नंबर चमकाना चाहते हैं कि हमारा 12th में खूब अच्छा चमक जाए, तो उनके लिए ये वाला क्वेश्चंस इस मेथड से जो सॉल्व किया गया है ना, वो आप बच्चों ध्यान में रखेंगे। बाकी जो बच्चे 12th और JEE दोनों के लिए जा रहे हैं वो पूरा का पूरा इस वीडियो को देख डालेंगे और अच्छा खासा नोट्स आप बना सकते हैं इससे। ठीक है बच्चों, तो आज का इतना ही वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।